कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो लास्ट क्लास में हम लोग जो है वो पढ़ रहे थे, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बताए थे। मैं आपको बताया था, जहां पर मैं आपको ओपन चेन स्ट्रक्चर, साइक्लिक स्ट्रक्चर, अल्फा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज, डीएल कॉन्फ़िगरेशन और स्मॉल डी स्मॉल एल भी आपको बताया था। आज उसी ग्लूकोज का प्रिपरेशन और रिएक्शन हम लोग देखेंगे। तो देखिए, स्टार्टिंग में मैंने आपको क्या बताया था कि हाइड्रोलाइसिस के बेसिस पर कार्बोहाइड्रेट तीन टाइप का होता है, थ्री टाइप्स का होता है। दैट इज मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। और आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि मोनोसैकेराइड का ही एक एग्जांपल है ग्लूकोज। मोनोसैकेराइड में एल्डोहेक्सोजेटाइड था और उसी एल्डोहेक्सोज में एग्जांपल हम लोग का ग्लूकोज आया था। तो इसका मतलब ग्लूकोज तो एक मोनोसैकेराइड हो गया और हमको बनाना है ग्लूकोज, मतलब हमको बनाना है मोनोसैकेराइड। और आप ये बात भी आप जानते हैं कि मोनोसैकेराइड से छोटा कोई और कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है। तो अगर हम लोग को मोनोसैकेराइड ग्लूकोज बनाना है तो इस मोनोसैकेराइड ग्लूकोज को बनाने के लिए या तो हमको हेल्प लेना होगा ओलिगोसैकेराइड का, क्योंकि और पॉलीसैकेराइड का, क्योंकि भाई इससे छोटा तो कोई और हो ही नहीं, है ही नहीं। अगर कोई छोटा और होता तो उस छोटे वाले को जोड़कर हम लोग ये बड़ा वाला मोनोसैकेराइड ग्लूकोज बना लेते, लेकिन इससे तो कोई छोटा है नहीं। तब फिर क्या करेंगे हम लोग? तो इस केस में अगर मोनोसैकेराइड ग्लूकोज को हम लोग को बनाना है तो या तो हम लोग ओलिगोसैकेराइड से बनाएंगे या तो हम लोग पॉलीसैकेराइड से बनाएंगे। और ये दोनों ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड इस मोनोसैकेराइड से बड़ा है। तो इस बड़े वाले से इस छोटे वाले को बनाने के लिए हमको इस बड़े वाले को डिसोसिएट करना होगा। डिसोसिएट मतलब तोड़ना होगा। तो तोड़ने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? हम लोग सॉल्वेंट यूज करेंगे। और यूनिवर्सल सॉल्वेंट और बेस्ट सॉल्वेंट क्या होता है? तो वाटर होता है। तो इसका मतलब अगर हम लोग इस कार्बोहाइड्रेट, ओलिगोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट का हाइड्रोलाइसिस करें, मतलब वाटर के प्रेजेंस में वाटर के साथ इसको डिसोसिएट करें, तो हमको मोनोसैकेराइड ग्लूकोज मिल सकता है। उसी तरीके से अगर हम लोग ये पॉलीसैकेराइड का हाइड्रोलाइसिस करें, मतलब वाटर के साथ डिसोसिएट करें, तो छोटा वाला दैट इज इससे स्मॉलर वाला मोनोसैकेराइड ग्लूकोज हम लोग को मिल सकता है। तो यही मैंने आपको यहाँ पर लिख के दिखाया है कि हम लोग आज ग्लूकोज को बनाने जा रहे हैं, प्रिपेयर करने जा रहे हैं। तो एक रिएक्शन जो मैं आपको यहाँ पर दिखाया हूँ, सुक्रोज, ये एक ओलिगोसैकेराइड है, और एक जो मैं यहाँ पर लिया हूँ स्टार्च, ये पॉलीसैकेराइड है। तो इस ओलिगोसैकेराइड सुक्रोज से और पॉलीसैकेराइड स्टार्च से मैं ग्लूकोज मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करने वाला हूँ। तो जैसा कि स्टूडेंट आप लोग जानते हैं कि सुक्रोज का फॉर्मूला होता है C12H22O11। ये सुक्रोज का फॉर्मूला है, ये सुक्रोज का फॉर्मूला है। और हम लोग क्या करने वाले हैं? इस सुक्रोज को, इस बड़े मॉलिक्यूल को डिसोसिएट करेंगे छोटा मॉलिक्यूल ग्लूकोज को पाने के लिए। तो डिसोसिएट करने के लिए हम लोग क्या लिए? सॉल्वेंट लिए। सॉल्वेंट के रूप में क्या लिए? वाटर लिए। और रिएक्शन को फास्ट करने के लिए हम लोग यहाँ पर या तो कैटलिस्ट एसिडिक मीडियम ले सकते हैं या फिर हम एंजाइम को यूज कर सकते हैं। और मैंने यहाँ पर जो एंजाइम यूज किया है सुक्रोज को डिसोसिएट, हाइड्रोलाइसिस करने के लिए या डिसोसिएट करने के लिए इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, वो एंजाइम है आपका इन्वर्टेज। अब देखो ध्यान से क्या होगा, वाटर के प्रेजेंस में ये सुक्रोज मॉलिक्यूल, ये ओलिगोसैकेराइड डिसोसिएट होने वाला है। अब देखो यहाँ पर कार्बन का नंबर कितना दिख रहा है? 12। तो ये दो पार्ट में डिसोसिएट होने वाला है। क्यों? क्योंकि आपको मैंने पहले बताया था कि ओलिगोसैकेराइड जो है वो 2 से लेकर 10 मोनोसैकेराइड के मिलने से बनता है। तो यहाँ पर कार्बन का नंबर कितना है? 12। वो दो पार्ट में डिसोसिएट होगा, तो दो पार्ट में डिसोसिएट होगा तो उससे यहाँ पर क्या बनेगा? C6। पहले मैंने लिखा C6। अब देखो यहाँ पर हाइड्रोजन 22 है और यहाँ पर 2 है, तो टोटल हो गया हाइड्रोजन यहाँ पर आपका 24। 24 का हाफ कर दो आप, तो कितना हो गया? 12 हो गया। अब यहाँ पर देखो ऑक्सीजन 11 है और यहाँ पर एक ऑक्सीजन का एटम है, टोटल कितना हो गया? ऑक्सीजन का एटम 12 हो गया। दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर दो तो एक पार्ट में आ जाएगा, फिर यहाँ पर ऑक्सीजन 6 और दूसरा पार्ट आपका उस तरीके से बन जाएगा। टोटल देखो, हम लोग मिलाकर देखो टोटल कार्बन कितना दिख रहा है? 12। दो पार्ट में करो तो C6 यहाँ भी आ जाएगा और C6 यहाँ भी आ जाएगा। टोटल हाइड्रोजन कितना दिख रहा है? 22 + 2 कितना हो गया? 24। दो पार्ट में डिसोसिएट कर दो, यहाँ भी H12 और यहाँ भी H12। टोटल ऑक्सीजन कितना दिख रहा है? 12। O11 और 1 12। दो पार्ट में डिसोसिएट कर दो, O6 और O6। तो ये जो बना आपका यहाँ पर, ये बन गया आपका ग्लूकोज और ये बन गया आपका फ्रुक्टोज। जो आपको चाहिए, जिसके लिए आप रिएक्शन कर रहे हैं, वो आपका मेन प्रोडक्ट, और जो आपको नहीं चाहिए वो आपका बाई प्रोडक्ट। तो ये आपका बन गया मेन प्रोडक्ट और ये आपका बन गया बाई प्रोडक्ट। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि अब हम लोग पॉलीसैकेराइड से इस मोनोसैकेराइड ग्लूकोज का फॉर्मेशन करेंगे। तो मैं कोई एक एग्जांपल ले रहा हूं पॉलीसैकेराइड का, और पॉलीसैकेराइड का जो एग्जांपल है वो मैंने ले लिया स्टार्च,
और हम लोग को पता है स्टूडेंट कि स्टार्च जो है वो बड़ा मॉलिक्यूल, देखो इसके नाम में ही लगा हुआ है पॉली, सैकराइड का मतलब शुगर, पॉली का मतलब होता है बहुत सारा मॉलिक्यूल, अरे बहुत सारा मोनोमर के मिलने से ही पॉली बनता है। और पॉलीमर को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते थे, याद करें, उसको हम लोग यहाँ पर स्क्रिप्ट में एन लिखते थे। पॉलीमर चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया है, तो मैंने एक ले लिया स्टार्च मॉलिक्यूल, इस स्टार्च मॉलिक्यूल का फॉर्मूला यही है C6H10O5, और ऐसा बहुत सारा यूनिट जुड़ा हुआ रहता है स्टार्च में। तो खैर मैंने स्टार्च ले लिया, बड़ा मॉलिक्यूल है, इसको डिसोसिएट करना होगा तभी छोटा मॉलिक्यूल ग्लूकोज मिलेगा। डिसोसिएट करने के लिए हमने क्या लिया, वाटर मॉलिक्यूल लिया, इसीलिए प्रोसेस का नाम हमने क्या दिया, हाइड्रोलाइसिस। वाटर के प्रेजेंस में आप डिसोसिएट करवा रहे हो तभी नाम पड़ा हाइड्रोलाइसिस। किसका करवा रहे हो, स्टार्च करवा रहे हो, तो ले लिया मैंने। यहाँ जितना भी एन का वैल्यू रहेगा उतना ही एन का वैल्यू यहाँ पर रहेगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, वही जो आपको पहले बताया था, टोटल कार्बन देखो C6, तो यहाँ बन गया C6, टोटल हाइड्रोजन देखो H10 और यहाँ पर 2 12 हो गया, तो यहाँ पर लिखा मैंने H12, और टोटल ऑक्सीजन देखो O5 और 1 यहाँ पर, तो ये हो गया O6। इस तरीके से ग्लूकोज मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो गया। तो अगर आपको ग्लूकोज बनाना है, अगर आपको मोनोसैकेराइड बनाना है, तो उसके लिए आपको चाहिए ऑलिगोसैकेराइड, आपको चाहिए पॉलीसैकेराइड। इन दोनों बड़े बड़े मॉलिक्यूल का जब आप हाइड्रोलाइसिस करेंगे, वाटर के प्रेजेंस में डिसोसिएट करेंगे, तो छोटा मॉलिक्यूल ग्लूकोज मिल जाएगा। इसीलिए ऑलिगोसैकेराइड के रूप में एग्जांपल में मैंने सुक्रोज लिया है, और पॉलीसैकेराइड के एग्जांपल में मैंने यहाँ पर स्टार्च लिया है, और दोनों ऑलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड की हेल्प से मैंने ग्लूकोज मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन। ओके स्टूडेंट्स, तो ग्लूकोज का प्रिपरेशन देखने के बाद हम लोग ग्लूकोज का केमिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं, और इस चैप्टर का ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ध्यान से देखना। इसमें आपको पहले कुछ बेसिक बात समझना होगा, क्योंकि हम तो इसके पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़े नहीं है, तो रिएक्शन का आपको कोई आइडिया है नहीं। तो मैं आपको कुछ ट्रिक्स बता देता हूँ, कुछ हल्का फुल्का आपको आइडिया दे देता हूँ, रिएक्शन आपको बहुत आसानी से हो जाएगा। देखो तुम्हारे सिलेबस में, तुम्हारे एग्जाम में रिएक्शन क्या पूछता है, या तो ग्लूकोज का रिएक्शन तुमको HI इन द प्रेजेंस ऑफ, इसको इन द प्रेजेंस ऑफ पढ़ते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ पढ़ते हैं इसको। तो पहला तुमको कहेगा कि ग्लूकोज का रिएक्शन करवाओ हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ, HI के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस। अगर ये नहीं देगा तो फिर क्या देगा, आपको कहेगा ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करवाओ इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। अगर ये नहीं देगा तो क्या कहेगा, कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ रिएक्शन करवाओ। तो ग्लूकोज का आपके सिलेबस में इन तीनों का रिएक्शन पूछता है, इसीलिए बड़े ध्यान से समझना। देखो दोस्तों, ये ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर रहे या फिर कंसंट्रेटेड HNO3 रहे, ये दोनों का दोनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब होता है जो दूसरे का ऑक्सीडेशन करवाता है, जो दूसरे का ऑक्सीडेशन करवाता है और खुद का रिडक्शन करवाता है। इस बात को तुम ऐसे समझो, मैरिज एजेंट तो क्या करवाता है, वो लोग दूसरे का मैरिज करवाता है, मैरिज एजेंट, और खुद का मुनाफा लेता है। बस का एजेंट जो दूसरे को बस का टिकट बेचता है, एजेंट मतलब दूसरे के लिए, तो दूसरे को बस का टिकट बेचता है और खुद फायदा लेता है। उसी तरीके से आ गया दोस्तों आपका बैंक एजेंट, जो दूसरे को बैंक का काम समझाता है और खुद उसका मुनाफा लेता है या वाहवाही लूटता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो दूसरे का ऑक्सीडेशन करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट जो दूसरे का रिडक्शन करेगा, वो कहलाएगा आपका रिड्यूसिंग एजेंट। तो देखो HI इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस, ये रिड्यूसिंग एजेंट है, मतलब दूसरे का रिडक्शन करवाएगा। तो जिसके साथ इसको यूज करोगे तो ये आने वाले मॉलिक्यूल को रिड्यूस करेगा, इसीलिए कहला रहा है रिड्यूसिंग एजेंट। और ये दोनों है आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब दूसरे को ये ऑक्सीडाइज करेगा, इसके साथ जिसका भी तुम रिएक्शन करवाओगे ये दोनों मिलके उसका ऑक्सीडेशन कर देगा। अब बात आया स्टूडेंट कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, तो इस बात को समझ लो। ऑक्सीजन को जोड़ना या ऑक्सीजन का नंबर को बढ़ा देना, ऑक्सीजन को जोड़ना या ऑक्सीजन का नंबर को बढ़ा देना, इसी को ऑक्सीडेशन कहते हैं। देखो नाम में भी ओडी लिखा हुआ है, तो आप समझ लेना कि ऑक्सीजन को अगर हम ऐड कर रहे हैं या ऑक्सीजन का नंबर इंक्रीज करवा दे रहे हैं तो वो हो गया ऑक्सीडेशन। अब इधर आ जाओ, इसमें आपको ऐड करना है किसको, हाइड्रोजन को। या तो हाइड्रोजन को जोड़ो या ऑक्सीजन को हटा दो। हाइड्रोजन का नंबर को बढ़ाना, हाइड्रोजन को जोड़ना, या फिर ऑक्सीजन को घटा देना या हटा देना, इसी को कहेंगे रिडक्शन। तो एक लाइन में अभी याद रखो, ऑक्सीजन को जोड़ना ऑक्सीडेशन, रिडक्शन को हाइड्रोजन को जोड़ना रिडक्शन, जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो दूसरे को रिड्यूस करेगा वो है रिड्यूसिंग एजेंट। अब एक इंपॉर्टेंट बात समझ लो, देखो दोस्तों यहां पर जो मैं अभी बताने वाला हूं इन दोनों रिएक्शन के लिए, अगर आपने अल्कोहल का ऑक्सीडेशन किया तो वो एल्डिहाइड में बदल जाएगा, और अगर आपने एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन किया तो वो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा।
अगर वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रहा तो वो सिर्फ अल्डिहाइड को एसिड में कन्वर्ट करेगा, लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग एसिड अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रहा तो वो अल्कोहल को भी एसिड में कन्वर्ट करेगा, साथ ही साथ अल्डिहाइड को भी एसिड में कन्वर्ट करेगा। ध्यान से सुनो, देखो मैं यहाँ पर क्या बोल रहा हूँ, ऑक्सीडेशन का एक ट्रिक दे रहा हूँ आपको। अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करोगे तो अल्डिहाइड बनेगा, अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करोगे तो एसिड बनेगा। अगर वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रहेगा तो अल्डिहाइड को सिर्फ एसिड में बदलेगा और कोई चेंज नहीं करेगा, लेकिन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रहेगा तो अल्कोहल और अल्डिहाइड दोनों को एसिड में बदल देगा। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपको याद रखना पड़ेगा। ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, लिख लेना अपने कॉपी में। और कंसंट्रेट HNO3 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अगर हमने सिर्फ इसको यूज किया तो ये आपका जो ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर है ये सिर्फ अल्डिहाइड को एसिड में बदलेगा, लेकिन अगर हमने कंसंट्रेट HNO3 यूज किया तो ये अल्कोहल और अल्डिहाइड दोनों को एसिड में बदल देगा। तो ये बात हम लोग समझ गए। और इसका काम क्या है, ये है इसका काम है रिडक्शन करवाना, ये रिड्यूसिंग एजेंट है, मतलब ये हाइड्रोजन को जोड़ता है। अगर एक बॉन्ड तोड़ोगे तो एक हाइड्रोजन जोड़ना, अगर दो बॉन्ड को तोड़ोगे तो दो हाइड्रोजन को जोड़ना। मैं यहां से स्टार्ट करने वाला हूं, इससे स्टार्ट करने वाला हूं, फिर वापस इस पर आएंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो जब वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम लोगों ने देख लिया तो अब हम लोग स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ इसका रिएक्शन देख लेते हैं। तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमने क्या ले लिया, कंसंट्रेटेड HNO3, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। तो पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहीं भी कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड अगर रहेगा तो समझ जाना कि ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मतलब ये सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेगा, मतलब सामने वाले में जाके ऑक्सीजन को ऐड करेगा। तो अब उसका ट्रिक, मैं अभी ट्रिक क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि भाई मैंने आपको अल्कोहल अल्डिहाइड चैप्टर पढ़ाया नहीं है, तो कुछ शॉर्ट ट्रिक मैं बता देता हूँ जिससे आपका अभी क्वेश्चन बन जाएगा और इजीली आपको समझ में आ जाएगा। देखो भैया, ऑक्सीडेशन का क्या ट्रिक है। अगर वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो वो अल्डिहाइड को सिर्फ एसिड में बदलेगा, और अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो वो अल्कोहल और अल्डिहाइड दोनों को एसिड में बदलेगा। अब अल्कोहल तो भैया 1 डिग्री भी होता है, 2 डिग्री भी होता है, 3 डिग्री भी होता है। तो 2 डिग्री अल्कोहल और 3 डिग्री अल्कोहल को ऑक्सीडेशन करवाने के लिए हम लोग स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते हैं। तो ये जो आपका नाइट्रिक एसिड है ये अल्कोहल में सिर्फ 1 डिग्री अल्कोहल ही ऑक्सीडाइज कर पाता है, 2 डिग्री अल्कोहल और 3 डिग्री अल्कोहल को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता है। रेस्ट पोर्शन हम लोग चलेंगे स्टूडेंट अल्कोहल चैप्टर में, तो मैं वहां आपको बताऊंगा और भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, जैसे KMnO4 इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम और K2Cr2O7 इसको कहते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये दोनों जब आएगा तो ये 1 डिग्री अल्कोहल के साथ साथ 2 डिग्री अल्कोहल का भी ऑक्सीडेशन करता है। बट आपको सिर्फ यहाँ पर याद रखना है कि नाइट्रिक एसिड जो है वो अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करेगा और 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेगा। किसमें? एसिड में। और एसिड के लिए क्या लिखना आप? कार्बोक्सिल लिखना। तो जहां अल्डिहाइड रहे, जहां CHO ग्रुप रहे उसको हटा के कार्बोक्सिल ग्रुप लगा देना, और जहां 1 डिग्री अल्कोहल यानी CH2OH हाइड्रोक्सी मिथाइल रहे उसको हटा के कार्बोक्सिल लगा देना। अब आप देख सकते हो कि ये रहा ग्लूकोज मॉलिक्यूल, ये रहा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसका ऑक्सीडेशन करवाएगा, स्ट्रॉन्ग है तो इसका मतलब अल्डिहाइड के साथ साथ 1 डिग्री अल्कोहल को भी ऑक्सीडाइज करेगा। तो अल्डिहाइड कहाँ है? हेड पर है। 1 डिग्री अल्कोहल कहाँ है? टेल पर है, मतलब हेड के साथ साथ आपको टेल पर भी ऑक्सीडेशन करवाना है, मतलब अल्डिहाइड को हटाओ, इस हेड पर भी कार्बोक्सिल को लगाओ, और टेल पर भी यहाँ पर हाइड्रोक्सी मिथाइल को हटाओ और यहाँ पर भी कार्बोक्सिल को लगाओ। तो इस अल्डिहाइड की जगह मैंने यहाँ पर कार्बोक्सिल ग्रुप लगा दिया, बीच वाला 2nd, 3rd, 4th, 5th कार्बन तक एज इट इज जैसा था मैंने वैसे का वैसे ही रहने दिया। 2nd वाले कार्बन को लिख दिया, 3rd वाला कार्बन था जैसा था वैसा का वैसे ही लिख दिया, 4th वाला जैसा था वैसा का वैसे ही लिख दिया, 5th वाला जैसा था वैसा का वैसे ही लिख दिया, और 6th वाले में 1 डिग्री अल्कोहल हाइड्रोक्सी मिथाइल है, इसको भी ऑक्सीडाइज किया है, तो ये भी एसिड दैट इज कार्बोक्सिल ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये कैसा है? ओपन चेन वाला, 2 कार्बोक्सिल ग्रुप रखने वाला है। तो ओपन चेन के लिए क्या कहेंगे? एलिफैटिक। और 2 कार्बोक्सिल ग्रुप रखना है तो क्या बोलेंगे? डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। तो कंसंट्रेटेड HNO3 के प्रेजेंस में ग्लूकोज मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन होता है और एलिफैटिक डाइकार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, जिसका नाम है स्टूडेंट आपका सैकैरिक एसिड। सैकैरिक एसिड। अगर यूपैक नेम आप इसका लिखना चाहोगे तो नंबरिंग आप टॉप से भी कर सकते हो, बॉटम से भी कर सकते हो, क्योंकि दोनों जगह आपका कार्बोक्सिल लगा हुआ है। तो 1 2 3 4 5 6 कितना कार्बन हो गया? 6। इसके लिए क्या लिखोगे? हेक्स। सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लिखोगे? एन। तो ये हो गया आपका हेक्सेन। अच्छा, हेक्सेन हो गया। अब यहाँ पर आप इन दोनों के लिए फंक्शनल ग्रुप के लिए आप कर सकते हो 1 पर और 6 पर डाइओरिक एसिड।
तो ये हो गया हेक्सेन 1,6 डायोइक एसिड। लेकिन साथ ही साथ स्टूडेंट आपका सब्स्टेंट भी प्रेजेंट है, तो अगर आपने नंबरिंग यहां से किया, मैं रफ में बता देता हूं, अगर आपने नंबरिंग यहां से किया तो ये वाला सब्स्टेंट हो गया, ये सब्स्टेंट हो गया, ये सब्स्टेंट हो गया, ये सब्स्टेंट हो गया, ये भी तो फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन इस कार्बोक्सिल के प्रेजेंस में ये सारा का सारा सब्स्टिट्यूएंट है। तो पहले सब्स्टेंट का नाम लिखा जाता है, तो क्या लिखोगे 2 3 4 5, कितनी बार हो गया 4, 2 3 4 5 टेट्रा हाइड्रोक्सी, इसके लिए हाइड्रोक्सी हो गया, 4 बार टेट्रा हो गया, 2 3 4 5 टेट्रा हाइड्रोक्सी, 6 कार्बन के लिए हेक्स, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, और फर्स्ट पर और 6 पर कार्बोक्सिल है तो 1,6 डायोइक एसिड, हेक्सेन 1,6 डायोइक एसिड। तो नाम मैं फिर से बोल देता हूं, सेकेंड थर्ड 2 3 4 5 टेट्रा हाइड्रोक्सी हेक्स एन 1,6 डायोइक एसिड, ये इसका यूनिट नेम हो गया। बट इतना लंबा थोड़ा नाम लिखने की जरूरत नहीं है, आप कॉमन नेम लिख लो, दैट इज सैकैरिक एसिड। तो काम की बात क्या हुआ, कॉन्क HNO3 स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में ग्लूकोज जो है वो सैकैरिक एसिड बनाता है। ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर के प्रेजेंस में, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में ग्लूकोज जो है वो आपका ग्लूकोनिक एसिड बनाता है। और HI इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस के प्रेजेंस में, जो कि रिड्यूसिंग एजेंट है, ग्लूकोज जो है वो नॉर्मल हेक्सेन का फॉर्मेशन करता है। पहला है रिएक्शन जो हम देखने जा रहे हैं, रिएक्शन मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज, इसको शॉर्ट में लिख रहा हूं, रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज विथ HI इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस। और जैसे ही एग्जाम में स्टूडेंट आपको ये रिएजेंट दिखे, तुरंत समझ जाना इसका काम है रिडक्शन करवाना, ये दूसरे को रिड्यूस करता है, ये जिसके साथ आ गया इसके, या कह सकते हैं इसके साथ जो आ गया ये उसको सामने वाले को रिड्यूस कर देगा। तो इसके सामने अभी ग्लूकोज आया है, तो इसका मतलब ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल को रिड्यूस करने वाला है। और रिडक्शन का मतलब मैंने आपको बताया था, हाइड्रोजन को जोड़ना और ऑक्सीजन को हटाना। तो आप हाइड्रोजन को जोड़ने के लिए तैयार हो और साथ ही साथ ऑक्सीजन को भी हटाते जाना है। तो आपको यहाँ पर इस मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन दिख रहा है, ऑक्सीजन को हटाते जाओ, हाइड्रोजन को जोड़ते जाओ, ऑक्सीजन को हटाते जाओ, हाइड्रोजन को जोड़ते जाओ। मैं बार बार बोल रहा हूं, ऑक्सीजन को हटाते जाओ, हाइड्रोजन को जोड़ते जाओ। अगर दो बॉन्ड, अगर आप वहां से दो बॉन्ड को तोड़ रहे हैं, दो बॉन्ड को हटा रहे हैं, तो दो हाइड्रोजन को जोड़ देना। अगर एक ही बॉन्ड को तोड़ रहे हो तो एक ही हाइड्रोजन को जोड़ना। और हटाना किसको है, ऑक्सीजन को, उसके बाद जोड़ना किसको है, हाइड्रोजन को। तो चलो यहां से स्टार्ट करते हैं, यहां से ऑक्सीजन को हटाना है। ऑक्सीजन को हटाने के लिए हमको दोनों बॉन्ड को डिसोसिएट करना होगा। तो दो बॉन्ड को हटाया, यहां से दो बॉन्ड को हटाया, तो दो हाइड्रोजन को जोड़ोगे। तो अगर इस कार्बन के पास दो हाइड्रोजन आ गया तो दो हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन, ये टोटल कितना हाइड्रोजन हो गया हम लोग के पास, 3 हाइड्रोजन हो गया। तो इसके लिए हम लोगों ने क्या लिख दिया, CH3, इसका काम हो गया। अब यहां से आ जाओ, फर्स्ट वाले कार्बन का हो गया, मैं नंबरिंग कर देता हूं, फर्स्ट वाले कार्बन का काम हो गया। क्या किया मैंने, ऑक्सीजन को हटाया, ऑक्सीजन को हटा के मैं इसलिए क्या जोड़ूंगा, हाइड्रोजन को जोड़ूंगा। दो बॉन्ड को डिसोसिएट कर रहा हूं, तो दो बॉन्ड को डिसोसिएट किया तो दो हाइड्रोजन को जोड़ा। तो जब इसके पास दो हाइड्रोजन जुड़ा तो एक हाइड्रोजन पहले से था, तो 2 + 1 हो गया 3, तो यहाँ पर आ गया CH3। फर्स्ट कार्बन काम हो गया, सेकंड कार्बन पे आ जाओ। हमको यहाँ पर रिडक्शन करना है, मतलब ऑक्सीजन को हटाकर हाइड्रोजन को जोड़ना है। तो देखिए ऑक्सीजन को हटाने के लिए मैंने ये बॉन्ड यहां से हटाया, तो एक बॉन्ड तोड़ा, तो एक हाइड्रोजन जोड़ूंगा। तो एक हाइड्रोजन पहले से था और एक हाइड्रोजन आपने जोड़ा, तो ये क्या हो गया, CH2, इसलिए यहां हो गया CH2। तो ये मैंने लिख दिया CH2। अब यहां से आ जाओ, हटाना किसको है, ऑक्सीजन को। हटाने के लिए क्या किया, एक बॉन्ड तोड़ा, तो एक बॉन्ड तोड़ा तो कितना हाइड्रोजन को जोड़ोगे, एक हाइड्रोजन को जोड़ोगे। तो एक हाइड्रोजन लेफ्ट में, एक हाइड्रोजन राइट में, टोटल हाइड्रोजन कितना हो गया, 2 हो गया। यहाँ पर क्या बन गया, CH2। यहाँ भी हो गया CH2, इसका भी काम हो गया भाई। अब आ जाओ फोर्थ वाले पर, एक मतलब यहाँ से ऑक्सीजन को हटाना है, तो ऑक्सीजन को हटाएंगे तो बदले में क्या जोड़ेंगे, हाइड्रोजन को। कितना बॉन्ड को हटा तोड़ रहे हो, एक बॉन्ड को तोड़ रहे हो, तो एक ही हाइड्रोजन को जोड़ोगे। तो एक हाइड्रोजन लेफ्ट में, एक हाइड्रोजन आपने राइट में जोड़ा, तो CH2 यहाँ भी हो गया। 4 कार्बन का काम हो गया। अब जब पांचवा पर फिर से एक बॉन्ड को तोड़ोगे, तो यहां से एक बॉन्ड को तोड़ोगे तो एक हाइड्रोजन को जोड़ोगे, तो हो गया CH2। फिर अडजस्टमेंट लास्ट में देखो, लास्ट में भी यही कहानी लिखा हुआ है, थोड़ा मैं इसको एक्सपेंड करके फैला के लिख देता हूं। फिर से आपने एक बॉन्ड को तोड़ा, किस लिए, ऑक्सीजन को हटाने के लिए। तो एक बॉन्ड को तोड़ोगे तो कितने हाइड्रोजन को जोड़ोगे, एक ही हाइड्रोजन को जोड़ोगे। तो 2 हाइड्रोजन तो पहले था, एक और हाइड्रोजन आपने जोड़ दिया, तो ये क्या बन गया आपका, CH3। अब देखो आपका यहाँ पर ये कंटिन्यूअस चेन बन रहा है, कितने कार्बन का, 1 2 3 4 5 6 कार्बन के लिए आप क्या कहते हो, X। और सिंगल बॉन्ड के लिए आप क्या कहते हो, A। तो ये क्या बना, हेक्सेन। और ये चेन जो कार्बन का बना हुआ है, ये कंटिन्यूअस चेन है विदाउट एनी ब्रांच। और याद करो, मैंने आपको कॉमन नेम में सिखाया था कि जब कभी भी आपको कार्बन का चेन कंटिन्यूअस मिले, स्ट्रेट के लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, एग्जैक्टली बनता है। अब मैंने बताया था एग्जांपल में आपको, मैं क्या बोल रहा हूँ,
कंटिन्यूअस कार्बन का चेन बनेगा तो उसके लिए जो प्रीफिक्स हम लोग यूज करते हैं वो है नॉर्मल, और नॉर्मल को हम लोग इंडिकेट करते हैं स्मॉल एन से, और इसके बीच में आपको हाइफन देना है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब कभी भी ग्लूकोज मॉलिक्यूल का HI के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो ये जो रिएजेंट है ग्लूकोज मॉलिक्यूल का रिडक्शन करवा देगा और ग्लूकोज मॉलिक्यूल को रिड्यूस करके नॉर्मल हेक्सेन में कन्वर्ट कर देगा, जहां पर हम ऑक्सीजन को हटाते जाएंगे और हाइड्रोजन को जोड़ते जाएंगे। ऑक्सीजन को हटाने के लिए अगर हमको 2 बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा तो 2 हाइड्रोजन को जोड़ेंगे, ऑक्सीजन को हटाने के लिए अगर हमको 1 बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा तो उसकी जगह पर हम 1 हाइड्रोजन को ऐड करेंगे, और इस तरीके से हम लोग नॉर्मल हेक्सेन का फॉर्मेशन देखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग अब सेकंड रिएक्शन देखने जा रहे हैं। इस बार हम लोग को ग्लूकोज का रिएक्शन किससे करवाना है, ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, इसके साथ, या इसको हम पढ़ सकते हैं एक्वस ब्रोमीन। एक्वस ब्रोमीन जिसको हम लोग कहते हैं, एक्वस का मतलब ये है कि वहां पर वाटर प्रेजेंट है, तो एक्वस ब्रोमीन पढ़ लो या ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर पढ़ लो। तो ये रिएक्शन छोड़ो, तुम तो बताओ इसका काम क्या है। इसका काम है ये सर, ये है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब ये दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है, मतलब ये दूसरे में ऑक्सीजन को ऐड कर देता है। और ट्रिक तुम्हारा ये मैंने यहाँ लिख दिया है। क्यों अभी क्यों बता रहा हूँ, स्टूडेंट मैं आपको अभी ऑर्गेनिक पढ़ाया नहीं हूँ, तो रिएक्शन को समझाने के लिए मैं कुछ हल्का सा आपको इसका ट्रिक दे रहा हूँ। भाई सुन लो मेरी बात को, अगर वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रहेगा तो वो सिर्फ अल्डिहाइड को एसिड में कन्वर्ट करेगा, लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रहेगा तो अल्कोहल और अल्डिहाइड दोनों को एसिड में कन्वर्ट करेगा। तो ये किस तरह का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। कॉपी पे लिख लेना इस बात को, ये वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मतलब ये सिर्फ और सिर्फ अल्डिहाइड को एसिड में कन्वर्ट करेगा। और अल्डिहाइड के लिए तुम क्या लिखते हो, मॉलिक्यूलर फार्मूला CHO, और एसिड के लिए तुम क्या लिखते हो, COOH। तो ढूंढो कि पहले इसका काम पहचानो, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मतलब इसको ऑक्सीडाइज करेगा, ग्लूकोज मॉलिक्यूल को ऑक्सीडाइज करेगा, और ऑक्सीडाइज करेगा तो ये वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने के कारण से सिर्फ और सिर्फ अल्डिहाइड को एसिड में कन्वर्ट करेगा। तो ढूंढो यहाँ पर एसिड कहां पर, अल्डिहाइड कहां पर है, तो आपको हेड में ही दिख जाएगा अल्डिहाइड है, तो अल्डिहाइड को हटाओ और उसके जगह पर एसिड कार्बोक्सिल ग्रुप को जोड़ दो। तो ये मैंने जोड़ दिया COOH, और जो जैसा था वैसा बाकी का वैसे लिख दो। तो देखो यहाँ पर ये देखो, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन, CHOH लिखा हुआ है, तो आप इसको CHOH ऐसे ही एज लिख दो। थर्ड कार्बन पर आपको पता होता है स्टूडेंट कि लेफ्ट साइड में OH होता है और राइट साइड में H होता है, तो उसमें बस आपको ऐसे का ऐसे ही रहने दो, कुछ नहीं चेंज करना है बाकी में, बस सिर्फ अल्डिहाइड को, सिर्फ आपको सिर्फ और सिर्फ अल्डिहाइड को कार्बोक्सिल ग्रुप एसिड में कन्वर्ट कर देना है, जो मैंने यहाँ पर कर दिया। तो ये इसका नाम क्या था, इस मॉलिक्यूल का नाम क्या था, ग्लूकोज। और ग्लूकोज जो है वो आपका एसिड में कन्वर्ट हो गया, तो इसका नाम हो गया आपका ग्लूकोनिक एसिड। और कैसे मैं कह रहा हूं कि ऑक्सीडेशन हो गया, तो देखो अल्डिहाइड में कितना ऑक्सीजन है 1, और देखो इस एसिड में, इस कार्बोक्सिल ग्रुप में कितना ऑक्सीजन है 2, तो ऑक्सीजन का नंबर बढ़ गया, इसमें मैंने ऑक्सीजन को जोड़ दिया, और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन हुआ है, क्योंकि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को ही हम ऑक्सीडेशन कहते हैं, और ये ऑक्सीडेशन करवा रहा है, इसीलिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसीलिए सिर्फ और सिर्फ अल्डिहाइड का ही ऑक्सीडेशन किया है और किसी भी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन नहीं किया है। तो क्या याद रखना है कि जब कभी ग्लूकोज को हम वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर के साथ रिएक्ट करवाएंगे या एक्वस ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो वो ग्लूकोज मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज हो जाएगा और ग्लूकोनिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो स्टार्ट करने जा रहे हैं ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, जहां पर ग्लाइको का मतलब होता है शुगर, साइडिक का मतलब होता है सेम और डिफरेंट टाइप। फिर से रिपीट कर रहा हूं, ग्लाइको का मतलब शुगर, साइडिक का मतलब सेम और डिफरेंट टाइप, और लिंकेज का मतलब कंबाइन करना। जब शुगर मॉलिक्यूल सेम और डिफरेंट टाइप के कंबाइन करके, फिर से रिपीट कर रहा हूं, जब 2 या 2 से ज्यादा छोटे छोटे शुगर मॉलिक्यूल, मैं सिर्फ इतना के लिए, मैं सिर्फ ग्लाइको के लिए डेफिनेशन बोल रहा हूं, 2 या 2 से ज्यादा छोटे छोटे शुगर मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन करते हैं, सेम या डिफरेंट टाइप का आपस में कंबाइन करते हैं, और कंबाइन करके जब एक बड़े शुगर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं तो जुड़ने वाला बॉन्ड, जिस बॉन्ड से वो जुड़ते हैं वो बॉन्ड ही कहलाता है ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ये रफ में मैंने बताया। अच्छा, इसके बारे में तो आपने क्लास 11 में भी पढ़ा होगा कि मोनोवैलेंट, डाईवैलेंट। तो डाईवैलेंट ऑक्सीजन को हम लोग ईथर लिंकेज कहते हैं, डाईवैलेंट ऑक्सीजन को हम लोग ईथर लिंकेज कहते हैं, और ये ईथर लिंकेज जो है ये आपका एक तरह का कोवैलेंट बॉन्ड है। तो सुनो ध्यान से, अब डेफिनेशन क्या है, 2 या 2 से ज्यादा मोनोसैकेराइड जब आपस में ईथर लिंकेज के साथ कंबाइन करके
जो कि एक तरह का कोवैलेंट बॉन्ड है। क्या बोला मैंने? दो सेम या डिफरेंट तरीके का, दो या दो से ज्यादा सेम और डिफरेंट तरह का मोनोसैकेराइड, दो या दो से ज्यादा मोनोसैकेराइड, लेकिन कैसा? सेम तरह का भी और डिफरेंट तरह का भी, जब आपस में ईथर लिंकेज, जो कि एक तरह का कोवैलेंट बॉन्ड है, इससे कंबाइन करके जब एक बड़े शुगर मॉलिक्यूल ऑलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड का फॉर्मेशन करते हैं अलोंग विथ द बाई प्रोडक्ट वाटर, तो ये जो बॉन्ड बनता है, जो दो शुगर मॉलिक्यूल को जुड़ा, इसी शुगर मॉलिक्यूल के बीच में बनने वाले बॉन्ड को हम लोग ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज कहते हैं। देखो ये मैंने लिया साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज और ये मैं लिया हूं स्टूडेंट साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्रुक्टोज। तो क्या हुआ? ये दो छोटे छोटे शुगर मॉलिक्यूल हैं, दोनों का नाम अलग अलग है, इसका मतलब ये डिफरेंट टाइप के हैं। अब देखो क्या हुआ स्टूडेंट कि ग्लूकोज में जो फर्स्ट कार्बन पर हाइड्रोक्सी था, और इसका नंबरिंग यहां से करेंगे, ये साइक्लिक स्ट्रक्चर फ्रुक्टोज का। तो देखो ग्लूकोज में जो फर्स्ट कार्बन पर हाइड्रोक्सी है और फ्रुक्टोज में जो सेकंड कार्बन पर हाइड्रोक्सी है, ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं और यहां से वाटर मॉलिक्यूल एज द बाई प्रोडक्ट निकल जाता है। तो OH और H यहां से निकल गया, तो यहां से आपका बाई प्रोडक्ट फॉर्मेशन वाटर मॉलिक्यूल का हो गया, और जो यहाँ ऑक्सीजन बचा, इसी ऑक्सीजन ब्रिज की मदद से, ऑक्सीजन लिंकेज की मदद से, इस ऑक्सीजन लिंकेज की मदद से ग्लूकोज और फ्रुक्टोज मिलके एक बड़ा शुगर मॉलिक्यूल सुक्रोज का फॉर्मेशन करवा दिए। तो दो छोटे छोटे सेम या डिफरेंट तरह का मोनोसैकेराइड आपस में ईथर लिंकेज से कंबाइन करके, जो कि एक तरह का कोवैलेंट बॉन्ड है, ईथर लिंकेज से कंबाइन करके जब एक बड़े शुगर मॉलिक्यूल ऑलिगोसैकेराइड या पॉलीसैकेराइड का फॉर्मेशन करते हैं अलोंग विथ बाई प्रोडक्ट, तो बनने वाला यही ईथर लिंकेज ऑक्सीजन डाइवैलेंट ऑक्सीजन लिंकेज इज नोन एज द ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। और रफ में अगर बात करोगे तो दो मोनोसैकेराइड, ये ले लो, समझे बात कैसे? ये मोनोसैकेराइड है, ये मोनोसैकेराइड है, और इसको मैं बोलूंगा ईथर लिंकेज। दो मोनोसैकेराइड या दो से ज्यादा मोनोसैकेराइड जब आपस में ईथर लिंकेज के साथ, मोनोसैकेराइड ईथर लिंकेज, दो मोनोसैकेराइड जब आपस में ईथर लिंकेज के साथ कंबाइन करके ऑलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड बनाते हैं, तो बनने वाला ईथर लिंकेज को ही हम लोग ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कहते हैं। तो इस तरीके से स्टूडेंट हम लोग का कार्बोहाइड्रेट्स पूरे तरीके से कंप्लीट हो गया। अब हम लोग कल स्टार्ट करेंगे प्रोटीन। ओके स्टूडेंट्स, तो मोनोसैकेराइड डिस्कस करने के बाद अब हम लोग आते हैं दूसरे टाइप के कार्बोहाइड्रेट, दैट इज ऑलिगोसैकेराइड। तो देखो भाई, इस ऑलिगोसैकेराइड में सैकेराइड का मतलब होता है शुगर, मतलब हम लोग फिर शुगर मॉलिक्यूल के बारे में पढ़ने वाले हैं। ऑलिगो का मतलब होता है स्टूडेंट फ्यू, और फ्यू कितना नंबर को हम लोग फ्यू मानेंगे? 2 से लेकर 10 कि इस नंबर को हम लोग फ्यू मानेंगे। मतलब अगर कोई कार्बोहाइड्रेट वाटर के साथ रिएक्ट करके, किसके साथ रिएक्ट करके? वाटर के साथ रिएक्ट करके, कोई भी कार्बोहाइड्रेट अगर वाटर के साथ रिएक्ट करके और अगर वो फिर डिसोसिएट होकर 2 से 10 शुगर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करता है, मैं फिर से बोल रहा हूं, कोई भी कार्बोहाइड्रेट या वैसे कार्बोहाइड्रेट जो वाटर के साथ रिएक्ट करके अगर वो डिसोसिएट हो जाते हैं और डिसोसिएट होने पर 2 से लेकर 10 शुगर मॉलिक्यूल या मोनोसैकेराइड का फॉर्मेशन करते हैं, तो वैसे कार्बोहाइड्रेट को ऑलिगोसैकेराइड कहते हैं। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, वैसे सभी कार्बोहाइड्रेट जो वाटर के साथ रिएक्ट करके अगर वो डिसोसिएट हो जाते हैं और डिसोसिएट होने पर 2 शुगर मॉलिक्यूल से लेकर 10 शुगर मॉलिक्यूल तक, मतलब 2 या 3 या 4 या 5 या 6 या 7 या 8 या 9 या 10, 2 शुगर मॉलिक्यूल से लेकर अगर 10 शुगर मॉलिक्यूल तक या 2 मोनोसैकेराइड से लेकर 10 मोनोसैकेराइड का फॉर्मेशन करते हैं, तो वैसे कार्बोहाइड्रेट को हम नाम देते हैं ऑलिगोसैकेराइड। लेकिन कंडीशन है, डिसोसिएट किससे करना है? वाटर के साथ करना है डिसोसिएट, मतलब हमको हाइड्रोलाइसिस करना है। तो आइए स्टूडेंट, मैंने यहाँ पर आपको एग्जांपल लिखा है, कुछ सुक्रोज मॉलिक्यूल, कुछ कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल लिखा है, और हमको देखना है कि क्या ये कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स ऑलिगोसैकेराइड है कि नहीं। तो मैंने पहले लिया सुक्रोज, इसको वाटर, पहले इसको पढ़ें कैसे, देख लीजिए। वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, एसिड कैटलिस्ट की तरह काम करता है, वाटर सॉल्वेंट की तरह काम करता है, और ये शुगर मॉलिक्यूल को डिसोसिएट करने का काम करता है। तो जब मैंने शुगर को वाटर के साथ हाइड्रोलाइसिस किया, वाटर के साथ रिएक्ट करवाया, या वाटर के प्रेजेंस में जब मैंने सुक्रोज का डिसोसिएशन करवाया, सीधा सीधा कहो यार, जब मैंने सुक्रोज का हाइड्रोलाइसिस करवाया
तो कितने मोनोसैकेराइड मिले, कितने शुगर मॉलिक्यूल मिले, 2 शुगर मॉलिक्यूल मिले। और हमने पहले ही कहा था कि वैसे सभी कार्बोहाइड्रेट जो डिसोसिएट होने पर, हाइड्रोलाइसिस होने पर जो 2 से लेकर 10 मोनोसैकेराइड देगा तो उसे हम ऑलिगोसैकेराइड कह सकते हैं। इसका मतलब ये ऑलिगोसैकेराइड है। फिर मैंने लैक्टोज का हाइड्रोलाइसिस किया, इसको कैसे पढ़ोगे? वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड मीडियम, या एसिडिक मीडियम यहाँ क्या काम करता है? एसिड यहाँ क्या काम करता है? कैटलिस्ट का काम करता है। वाटर का रोल क्या है? सॉल्वेंट का रोल प्ले करता है, मतलब ये शुगर मॉलिक्यूल को डिसोसिएट करने का काम करता है। तो जब लैक्टोज का आपने हाइड्रोलाइसिस किया, 2 शुगर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन किया, इसका मतलब लैक्टोज भी ऑलिगोसैकेराइड है। फिर आपने माल्टोज शुगर का हाइड्रोलाइसिस किया, मतलब वाटर के प्रेजेंस में, वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम के प्रेजेंस में जब आपने इसका डिसोसिएशन किया, सीधा सीधा माल्टोज का जब आपने हाइड्रोलाइसिस किया तो 2 छोटे छोटे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल मिल रहे हैं। ये फिर प्रूव कर रहा है कि ये भी माल्टोज भी आपका ऑलिगोसैकेराइड है। फिर एक शुगर है जिसका नाम है रैफिनोज, जब इसका मैंने हाइड्रोलाइसिस किया तो ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और गैलेक्टोज, मतलब 3 शुगर मॉलिक्यूल या कह सकते हैं 3 मोनोसैकेराइड का फॉर्मेशन हुआ, इसलिए रैफिनोज भी आपका ऑलिगोसैकेराइड है। स्टैचियोज, जब इसका मैंने हाइड्रोलाइसिस किया तो 1, 2 मतलब 1 ग्लूकोज मिला, 1 फ्रुक्टोज मिला और 2 गैलेक्टोज मिला, तो 4 शुगर मॉलिक्यूल मिल रहे हैं, 4 मोनोसैकेराइड मिल रहे हैं। तो हम लोग कह सकते हैं स्टैचियोज भी आपका ऑलिगोसैकेराइड है। क्यों? क्योंकि ये जितने भी शुगर लिखे गए हैं, फ्रुक्टोज, लैक्टोज, माल्टोज, रैफिनोज और स्टैचियोज, ये जितने भी शुगर मॉलिक्यूल हैं, ये हाइड्रोलाइसिस करने पर, मतलब वाटर के साथ रिएक्ट करवाने पर खुद डिसोसिएट हो जाते हैं या 2 से लेकर 10 शुगर मॉलिक्यूल तक फॉर्मेशन कर रहे हैं, इसलिए सारे के सारे ये ऑलिगोसैकेराइड है। अब टूटने के बाद कितने शुगर मॉलिक्यूल दे रहे हैं, फॉर्मेशन कर रहे हैं, टूटने के बाद कितने शुगर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर रहे हैं, उस हिसाब से ऑलिगोसैकेराइड को क्लासिफाई किया गया है 3 टाइप में, डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड और टेट्रासैकेराइड। अगर कोई ऑलिगोसैकेराइड हाइड्रोलाइसिस के बाद, वाटर के साथ रिएक्ट करने के बाद, वाटर के प्रेजेंस में डिसोसिएट होने के बाद 2 शुगर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर रहे हैं, सैकेराइड मतलब शुगर, डाई मतलब 2, कोई भी ऑलिगोसैकेराइड अगर डिसोसिएट होकर 2 शुगर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर रहे हैं तो ऐसे ऑलिगोसैकेराइड को डाइसैकेराइड कहते हैं। कोई भी ऑलिगोसैकेराइड अगर डिसोसिएट होकर हाइड्रोलाइसिस करवाने पर 3 शुगर मॉलिक्यूल दे रहे हैं तो ऐसे ऑलिगोसैकेराइड को ट्राइसैकेराइड, क्योंकि ट्राई का मतलब ही होता है 3 और सैकेराइड का मतलब होता है शुगर। और अगर कोई भी ऑलिगोसैकेराइड डिसोसिएट होकर मतलब हाइड्रोलाइसिस करवाने पर अगर वो 4 शुगर मॉलिक्यूल दे रहे हैं, 4 मोनोसैकेराइड दे रहे हैं तो उसे टेट्रासैकेराइड कहेंगे। टेट्रा मींस 4 एंड सैकेराइड मींस शुगर। तो देखिए आपको बताना है इसमें से कौन सा शुगर डाइसैकेराइड है, कौन सा शुगर ट्राइसैकेराइड है और कौन सा शुगर टेट्रासैकेराइड है। तो सुक्रोज को आपने हाइड्रोलाइसिस करवाया, डिसोसिएट किया वाटर सॉल्वेंट के प्रेजेंस में, तो कितना शुगर मॉलिक्यूल मिल रहा है? 1 ग्लूकोज और 1 फ्रुक्टोज, 2 ही शुगर मॉलिक्यूल मिल रहा है। तो हम कह सकते हैं कि सुक्रोज जो है वो आपका एक डाइसैकेराइड है। लैक्टोज का जब आपने हाइड्रोलाइसिस करवाया इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम या एसिडिक कैटलिस्ट, तो कितना शुगर मॉलिक्यूल मिल रहा है? 2, 1 ग्लूकोज और 1 गैलेक्टोज, तो 2 ही शुगर मॉलिक्यूल मिल रहा है। तो ये भी क्या हो गया आपका? ये भी आपका लैक्टोज भी आपका डाइसैकेराइड हो गया। माल्टोज का जब आपने हाइड्रोलाइसिस करवाया तो कितना शुगर मॉलिक्यूल मिल रहा है? ग्लूकोज और ग्लूकोज 2 शुगर मॉलिक्यूल मिल रहा है। तो इसका मतलब माल्टोज भी आपका जो हुआ स्टूडेंट, जो माल्टोज भी आपका हुआ ये भी आपका डाइसैकेराइड भी हुआ। रैफिनोज को देखो, टूटने के बाद ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और गैलेक्टोज दे रहा है, 3 शुगर मॉलिक्यूल दे रहा है, इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि जो रैफिनोज होगा वो ट्राइसैकेराइड होगा। स्टैचियोज को देखो, जब इसका हाइड्रोलाइसिस करवा रहे हैं तो 1 ग्लूकोज, 1 फ्रुक्टोज और 2 गैलेक्टोज मतलब 4 शुगर मॉलिक्यूल दे रहा है, इसीलिए कह सकते हैं कि जो स्टैचियोज होगा वो टेट्रासैकेराइड का एग्जांपल होगा। तो ये रहा स्टूडेंट ऑलिगोसैकेराइड, टाइप्स ऑफ ऑलिगोसैकेराइड, और ये मैंने कुछ एग्जांपल लिख दिया है और आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सिर्फ डाइसैकेराइड आपको पढ़ना है, जहां पर आपके एग्जाम में पिछले साल भी क्वेश्चन आया था और हर साल अल्टरनेट साल में रिपीट होता है कि सुक्रोज का हाइड्रोलाइसिस करवाने पर, लैक्टोज का हाइड्रोलाइसिस करवाने पर या माल्टोज का हाइड्रोलाइसिस करवाने पर कौन कौन से शुगर मॉलिक्यूल मिलते हैं विद रिएक्शन ईथो। ट्राइसैकेराइड और टेट्रासैकेराइड नहीं पूछा जाता है, तो उम्मीद करते हैं इतना आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग इन तीनों का रिएक्शन देखेंगे, सुक्रोज, लैक्टोज और, तो बारी बारी से हम लोग डाइसैकेराइड को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं सुक्रोज। देखो सुक्रोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? C12H22O11। सुक्रोज का दूसरा नाम क्या होता है? केन शुगर। क्यों कहते हैं केन शुगर? क्योंकि ये शुगर केन गन्ना में, ईख में पाया जाता है, इसीलिए कहते हैं केन शुगर। टेबल शुगर कहते हैं। क्यों कहते हैं टेबल शुगर? क्योंकि डाइनिंग टेबल पे, मेरे और आपके घर में डाइनिंग टेबल पर यही शुगर रखा हुआ रहता है, इसीलिए कहा गया है टेबल शुगर। इसको कहते हैं कॉमर्शियल शुगर। क्यों कहते हैं कॉमर्शियल शुगर? क्योंकि मार्केट में इसी शुगर का खरीद बिक्री किया जाता है। इसी शुगर को खरीदने के लिए हम मार्केट में जाते हैं और दुकानदार, शॉपकीपर हमें यही सुक्रोज, यही शुगर मॉलिक्यूल को हमें बेचता है। तो
खरीद बिक्री करने के लिए कॉमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से ये शुगर का यूज होता है, इसीलिए कहते हैं कॉमर्शियल शुगर। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनवर्ट शुगर। इसका क्या मतलब होता है? देखो, सुक्रोज जो होता है वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, मतलब प्लेन पोलराइज लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करवाने वाला होता है, लेकिन हाइड्रोलाइसिस करने पर ये लिम्फो रोटेटरी हो जाता है। मैंने क्या बोला? सुक्रोज होता कैसा है? डेक्स्ट्रो रोटेटरी, लेकिन आपका हाइड्रोलाइसिस करने पर, मतलब वाटर के साथ रिएक्ट करने पर, ये लीवो रोटेटरी हो जाता है, और मतलब उसका नेचर उल्टा हो जाता है। डेक्स्ट्रो से लीवो, डी से एल, पॉजिटिव से नेगेटिव, नेचर उल्टा हो जाता है, इसीलिए इनवर्ट शुगर कहते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है स्टूडेंट, आपको याद रखना है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर। ये मैं आज ही बताऊंगा, लास्ट में एक्सप्लेन करूंगा। ये होता है नॉन रिड्यूसिंग शुगर। ऊपर का सब बात भूल जाओगे, लेकिन इस बात को बिल्कुल मत भूलना, सुक्रोज इज द नॉन रिड्यूसिंग शुगर। मैं आगे बताऊंगा आज ही। उसके बाद डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है नेचर वाइज। डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, कहने का मतलब क्या भाई? कहने का मतलब ये प्लेन पोलराइज लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करवाता है, लेकिन हाइड्रोलाइसिस करने पर कैसा हो जाता है? लीवो रोटेटरी। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि सर सुक्रोज डेक्स्ट्रो रोटेटरी है कि लीवो रोटेटरी है, तो आपको डेक्स्ट्रो ही बोलना है, क्योंकि जरूरी नहीं कि हर बार सुक्रोज का हाइड्रोलाइसिस हो ही। वो आप करवाते हैं, वो अपने आप नहीं होता है, वो नेचुरल फिनोमेनन नहीं है, वो आपको करवाना पड़ता है। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस नहीं है, वो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, उसको आपको करवाना पड़ता है दोस्त। इसीलिए आप सीधा सीधा कहेंगे कि सुक्रोज इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी इन नेचर। और अब आ जाओ हाइड्रोलाइसिस ऑफ सुक्रोज। यहां पर तुम्हारे एग्जाम से क्वेश्चन क्या आता है? व्हाट आर द प्रोडक्ट फॉर्म? लिख लेना, मैंने क्वेश्चन को लिख के भी दिया है आपको। व्हाट आर द प्रोडक्ट फॉर्म ऑन हाइड्रोलाइसिस ऑफ सुक्रोज? मतलब सुक्रोज का जब हम लोग वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो वो डिसोसिएट होके कौन कौन सा शुगर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करता है। तो मैंने लिखा पहले सुक्रोज, और आपने बोला हाइड्रोलाइसिस करने को, तो ये मैंने लिया वाटर मॉलिक्यूल इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटलिस्ट, एसिडिक मीडियम कैटलिस्ट। अगर कैटलिस्ट नहीं लेना है तो एंजाइम ले लो, दोनों रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करने वाला है, मतलब रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाने वाला है। और रिएक्शन कितना आसान है, वाटर सॉल्वेंट के प्रेजेंस में ये सॉल्यूट मॉलिक्यूल डिसोसिएट हो जाएगा। कार्बन कितना है? C12। और आप जानते हैं कि ये डाइसैकेराइड है, मैंने अभी अभी बताया था, आप जानते हैं कि डाइसैकेराइड है, तो ये दो शुगर मॉलिक्यूल में डिसोसिएट होगा, तो 12 को 2 से डिवाइड कर दो तो कार्बन कितना हो गया? C6 हो गया। आपका हाइड्रोजन कितना है? 22, तो यहाँ दिख रहा है, और फिर 2 यहाँ 24 हो गया। दो भाग में बांटना है, क्यों? डाइसैकेराइड है, तो यहाँ 12 हो गया और वहां भी 12 हो गया। ऑक्सीजन कितना है? 11 और 1 12। डाइसैकेराइड है तो 12 को भी दो भाग में बांटो, कितना हो गया? O6 और O6। तो एक मॉलिक्यूल बनता है आपका ग्लूकोज और एक मॉलिक्यूल बनता है आपका फ्रुक्टोज। तो जब सुक्रोज का हम लोग हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज बनता है स्टूडेंट। और याद रखना, आपको देखो बाकी लोग क्या लिखता है वो छोड़ो, बाकी लोग क्या करता है कि सिर्फ नाम लिख के आ जाता है ग्लूकोज और फ्रुक्टोज है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि आप पूरा लिखेंगे अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी फ्रुक्टोज। इससे एग्जामिनर पे स्टूडेंट अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। एग्जामिनर को मालूम चलता है कि बच्चा जो है वो अल्फा भी समझ रहा है और कैपिटल डी भी समझ रहा है। और अल्फा के बारे में मैंने आपको कल बताया था कि साइक्लिक स्ट्रक्चर में जब OH हाइड्रोक्सी ग्रुप फर्स्ट कार्बन पर राइट हैंड साइड में रहे, अल्फा क्या बता रहा है कि फर्स्ट कार्बन पर हाइड्रोक्सी ग्रुप राइट हैंड साइड में रहे, और कैपिटल डी क्या बता रहा है? फिफ्थ कार्बन पर, ये फर्स्ट के लिए था, ये फिफ्थ कार्बन पर है, फिफ्थ कार्बन पर हाइड्रोक्सी ग्रुप राइट हैंड साइड में है विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोक्सी मिथाइल। तो ये हो गया अल्फा डी ग्लूकोज, और इस तरीके से आपका बीटा डी फ्रुक्टोज। तो सुक्रोज का हाइड्रोलाइसिस करने पर अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी फ्रुक्टोज का फॉर्मेशन होता है। पूरा नाम और पूरा रिएक्शन लिख के आना। ये मैंने बता दिया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये मैंने बता दिया आपको अदर नेम, इनवर्ट शुगर क्यों कहते हैं ये मैंने आपको बता दिया। नॉन रिड्यूसिंग शुगर मैं आपको तुरंत बताने वाला हूँ। पूछा जाए नेचर वाइज क्या होता है तो डेक्स्ट्रो होता है, और फिर मैंने आपको इसका हाइड्रोलाइसिस। ओके स्टूडेंट, तो अगले जो एग्जांपल है डाइसैकेराइड का वो मैं ले रहा हूं लैक्टोज। लैक्टोज इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? C12H22O11। अब आप सोचोगे सर कि अभी तो आप बताए थे सुक्रोज का यही फॉर्मूला है, लैक्टोज का भी यही फॉर्मूला बता रहे हो, तो जितने भी डाइसैकेराइड हैं सभी का एक ही फॉर्मूला है, मतलब सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज, तीनों का फॉर्मूला एक ही है, दैट इज C12H22O11। अदर नेम लैक्टोज का क्या है? मिल्क शुगर। ये मिल्क में पाया जाता है, इसीलिए लैक्टोज को कहते हैं मिल्क शुगर। ये रिड्यूसिंग शुगर है। रिड्यूसिंग शुगर और नॉन रिड्यूसिंग शुगर क्या होता है स्टूडेंट मैं आज बताऊंगा, बट अभी तो आप याद करके रखो कि ये रिड्यूसिंग शुगर है। और पॉइंट नंबर 4 क्या है? डेक्स्ट्रो रोटेटरी इन नेचर, मतलब प्लेन पोलराइज लाइट को ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करवा देते हैं। अब आ जाओ हाइड्रोलाइसिस ऑफ लैक्टोज, मतलब जब लैक्टोज को वाटर के प्रेजेंस में आप डिसोसिएट करवाओगे तो क्या बनेगा। तो सबसे पहली बात आपको दिमाग में रखना है कि लैक्टोज एक डाइसैकेराइड है।
अगर वाटर सॉल्वेंट के प्रेजेंस में इसको डिसोसिएट करवाया गया तो दो मोनोसैकेराइड या दो छोटे छोटे शुगर के मॉलिक्यूल मिलेंगे। तो जब ये मैंने लिया दोस्त स्टूडेंट, ये मैंने लिया लैक्टोज, फार्मूला वही है जो सुक्रोज का था क्योंकि डाइसैकेराइड है। हाइड्रोलाइसिस करवाना है मतलब सॉल्वेंट के रूप में वाटर लेना है। कैटलिस्ट आप यहाँ पर H+ ले लो एसिडिक मीडियम के प्रेजेंस में। तो डाइसैकेराइड है तो इसका मतलब दो शुगर मॉलिक्यूल में टूटेगा। तो कौन कौन एलिमेंट है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, जितना टोटल नंबर है उसको दो भाग में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो टोटल कार्बन कितना है इसमें 12, तो 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करो कितना कितना आ जाएगा C6 और C6। टोटल हाइड्रोजन कितना है 22 यहाँ पर है और 2 वाटर मॉलिक्यूल में है, तो हाइड्रोजन कितना हो गया 24। 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, दो भाग में बांट दो, तो H12 और H12 हो गया। ऑक्सीजन कितना है 12 है, तो 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर दो तो O6 और O6। तो इसका मतलब जब लैक्टोज को डिसोसिएट किए तो क्या क्या मिला, बीटा डी ग्लूकोज और बीटा डी गैलेक्टोज। अब आप कहोगे स्टूडेंट कि सर दोनों का फॉर्मूला तो सेम है, फिर नाम क्यों अलग अलग है? अरे फॉर्मूला जरूर सेम है लेकिन ये दोनों का दोनों ईपीमर्स हैं। मैंने कल वाले लेक्चर में बताया था आपको ईपीमर्स क्या होता है। और जहां तक ग्लूकोज और गैलेक्टोज का बात है तो फोर्थ कार्बन पर टोटल 6 कार्बन होते हैं ग्लूकोज में और गैलेक्टोज में। तो फोर्थ कार्बन पर ग्लूकोज में हाइड्रोजन लेफ्ट हैंड साइड में और हाइड्रोक्सी राइट हैंड साइड में, लेकिन गैलेक्टोज में फोर्थ कार्बन पर हाइड्रोक्सी लेफ्ट हैंड साइड में होता है और हाइड्रोजन राइट हैंड साइड में होता है। मतलब इन दोनों में ग्लूकोज और गैलेक्टोज में फोर्थ कार्बन पर H और OH का पोजीशन अपोजिट होता है। ये दोनों में डिफरेंस है। पॉइंट नंबर 2, ग्लूकोज जहां मोर स्टेबल है, गैलेक्टोज उसके कंपैरिजन में लेस स्टेबल है। तो स्टूडेंट ये दोनों डिफरेंस है ग्लूकोज और गैलेक्टोज में, लेकिन ये सब आपको एग्जाम में नहीं लिखना है। आपको तो इतना लिखना है कि जब आपने लैक्टोज का हाइड्रोलाइसिस किया तो आपको बीटा डी ग्लूकोज और बीटा डी गैलेक्टोज मिलता है। और बीटा का मतलब आपको मैंने बताया था कि फर्स्ट कार्बन पर OH किधर रहेगा, लेफ्ट हैंड साइड में। कैपिटल डी का मतलब आपको बताया था कि फिफ्थ कार्बन पर OH किधर रहेगा, राइट हैंड साइड में। तो ये फर्स्ट कार्बन पर OH को बता रहा है इसीलिए बीटा, ये फिफ्थ कार्बन पर OH को बता रहा है इसीलिए कैपिटल डी। तो लैक्टोज का हाइड्रोलाइसिस करवाने पर बीटा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी गैलेक्टोज मिलता है। अदर नेम, मॉलिक्यूलर फार्मूला, रिड्यूसिंग शुगर, नेचर और इसका हाइड्रोलाइसिस इतना आप याद रखें। ओके स्टूडेंट्स, तो डाइसैकेराइड का हम तीसरा एग्जांपल पढ़ने जा रहे हैं। मैंने आपको सुक्रोज और लैक्टोज बता दिया, माल्टोज। सुक्रोज और लैक्टोज दोनों इंपॉर्टेंट है। तो माल्टोज फिर डाइसैकेराइड है और सभी डाइसैकेराइड का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है C12H22O11। इसका दूसरा नाम है माल्ट शुगर। माल्ट शुगर कहते हैं क्योंकि ये जर्मिनेटिंग सीड, जब आप सीड को आप जब अंडरग्राउंड में जब ग्राउंड में आप लगाते हो ताकि उससे प्लांट वगैरह निकले, तो उस समय जो सीड्स होते हैं उस सीड में आप जो शुगर पाया जाता है वो शुगर यही माल्टोज है। तो इसीलिए इसको माल्ट शुगर कहा जाता है, माल्ट शुगर कहा जाता है। या बहुत सारे ऐसे वेजिटेबल्स हैं या फ्रूट्स हैं जिसका हम लोग सीड कंज्यूम करते हैं, सीड खाते हैं, तो दोस्त ये सीड्स में प्रेजेंट होता है इसीलिए कहते हैं माल्ट शुगर। नेचर वाइज ये भी रिड्यूसिंग शुगर होता है। क्या है रिड्यूसिंग शुगर ये मैं बताऊंगा। और फिर उसके बाद डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, मतलब ये भी प्लेन पोलराइज लाइट को क्लॉकवाइज में मूव करवाने वाला होता है। अब आया हाइड्रोलाइसिस ऑफ माल्टोज, मतलब माल्टोज का हमको हाइड्रोलाइसिस करवाना है। हाइड्रोलाइसिस का मतलब आपको याद होना चाहिए कि सॉल्वेंट के रूप में वाटर लेना है डिसोसिएट करवाने के लिए इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटलिस्ट। आपने माल्टोज का फॉर्मूला लिख दिया और आपको पता है कि माल्टोज डाइसैकेराइड है, तो तय बात है कि वाटर मॉलिक्यूल के प्रेजेंस में अगर इसको डिसोसिएट किया जाए तो दो छोटे छोटे शुगर के मॉलिक्यूल मिलने वाले हैं। देखो यहाँ देखो सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों में देखो कार्बन का नंबर कितना दिख रहा है 12। तो 12 को दो भाग में डिस्ट्रीब्यूट करो। दो भाग में क्यों डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, क्योंकि ये डाइसैकेराइड है, 2 ही पार्ट में 12 डिसोसिएट होगा, वही छोटे छोटे शुगर मॉलिक्यूल बनाएगा। तो कार्बन 12 को डिसोसिएट किया तो C6 और C6 आ गया। टोटल हाइड्रोजन कितना है 22 यहाँ और 2 यहाँ 24। तो दो भाग में फिर बांटो तो 12 हो जाएगा, तो 12 हो गया। O11 और यहाँ पर एक ऑक्सीजन, 12 ऑक्सीजन है, दो भाग में बांटो तो O6 हो गया। एक भाग में O6 दूसरा भाग में O6, तो हमको दो मॉलिक्यूल मिला C6H12O6 का। मतलब दोनों का दोनों मॉलिक्यूल जो यहाँ मिलता है वो है अल्फा डी ग्लूकोज। तो कहने का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट कि जब माल्टोज का हम लोगों ने हाइड्रोलाइसिस करवाया, जब हमने हाइड्रोलाइसिस करवाया इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक कैटलिस्ट, तो अल्फा डी ग्लूकोज मिलता है। 2 मॉलिक्यूल ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज मिलता है, जहां पर अल्फा ये बता रहा है कि पहला कार्बन पर हाइड्रोक्सी राइट हैंड साइड में है और कैपिटल डी ये बता रहा है कि फिफ्थ कार्बन सेकेंड लास्ट कार्बन या पेनल्टीमेट कार्बन पर हाइड्रोक्सी ग्रुप राइट हैंड साइड में है। 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं यहां से बता देता हूं।
जब सुक्रोज का आप हाइड्रोलाइसिस करोगे तो अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी फ्रुक्टोज, जब लैक्टोज का हाइड्रोलाइसिस करवाओगे तो अल्फा डी ग्लूकोज सॉरी बीटा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी गैलेक्टोज, किसके लिए, ये था लैक्टोज के लिए। और जब आप माल्टोज का हाइड्रोलाइसिस करवाओगे तो 2 मॉलिक्यूल मिलेगा आपका अल्फा डी ग्लूकोज का। ये तीनों रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, लेकिन तीनों में सुक्रोज और लैक्टोज आपका इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से स्टूडेंट मैंने आपका ऑलिगोसैकेराइड कंप्लीट कर दिया। अब मैं आ रहा हूं, ओके स्टूडेंट्स, तो ऑलिगोसैकेराइड के बाद मैं आ रहा हूं पॉलीसैकेराइड। सैकेराइड का मतलब तो होता है शुगर, पॉली का मतलब होता है मेनी, मतलब बहुत सारे शुगर मॉलिक्यूल के मिलने से बनने वाला बड़ा शुगर मॉलिक्यूल को हम लोग कहते हैं पॉलीसैकेराइड। अब इसका दूसरा डेफिनेशन सुनो, हाइड्रोलाइसिस के बेसिस पर सुनो। वैसे कार्बोहाइड्रेट जो वाटर से रिएक्ट कर अगर ये डिसोसिएट हो जाते हैं, वैसे कार्बोहाइड्रेट जो वाटर से रिएक्ट करके अगर वो डिसोसिएट होने पर 10 से ज्यादा शुगर मॉलिक्यूल या मोनोसैकेराइड का फॉर्मेशन करते हैं, तो वैसे कार्बोहाइड्रेट को क्या कहा गया है, पॉलीसैकेराइड। वैसा कार्बोहाइड्रेट जिसका हाइड्रोलाइसिस नहीं किया जा सके, मोनोसैकेराइड। वैसा कार्बोहाइड्रेट जिसका हाइड्रोलाइसिस करने पर 2 से लेकर 10 तक शुगर मॉलिक्यूल मिलता है, ऑलिगोसैकेराइड। और वैसा कार्बोहाइड्रेट जिसको हाइड्रोलाइसिस करने पर 10 से ज्यादा मोनोसैकेराइड या शुगर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है, उसको कहते हैं पॉलीसैकेराइड। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लो। ये होते हैं अमॉर्फस इन शेप। अमॉर्फस का मतलब क्या होता है, जिसका एक डेफिनिट जियोमेट्री नहीं होता है, डेफिनिट शेप, निश्चित आकार, निश्चित आकृति जिसका नहीं होता है, इसे अमॉर्फस कहते हैं। तो इसका कोई डेफिनिट शेप नहीं होता है, अमॉर्फस होता है। ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, मैं बताऊंगा अभी ये क्या है। ये टेस्टलेस होते हैं, ये वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं। अब आ जाओ स्टूडेंट, पॉलीसैकेराइड 2 टाइप का होता है, होमो पॉलीसैकेराइड और आपका दूसरा है हीट्रो पॉलीसैकेराइड। होमो का मतलब क्या होता है, सेम। जब ऐसे पॉलीसैकेराइड जो एक ही तरह के शुगर मॉलिक्यूल के मिलने से बने हुए हैं, ऐसे पॉलीसैकेराइड जो सेम एक ही तरह के शुगर मॉलिक्यूल के मिलने से बने हुए हैं, होमो पॉलीसैकेराइड। और हीट्रो का मतलब क्या होता है, डिफरेंट, मतलब ऐसे पॉलीसैकेराइड जो डिफरेंट शुगर मॉलिक्यूल के मिलने से बने हैं, उसे हम कहते हैं हीट्रो पॉलीसैकेराइड। होमो पॉलीसैकेराइड का एग्जांपल क्या है, स्टार्च, सेल्यूलोज और ग्लाइकोजेन। ये स्टार्च जो है ये 250 ग्लूकोज मॉलिक्यूल के मिलने से बनता है, तो 250 ग्लूकोज जो है सबका सब सेम है, इसीलिए स्टार्च को कहा गया है होमो पॉलीसैकेराइड। सेल्यूलोज के बाद जहां तक बात आया, ये 6000 से लेकर 10,000 ग्लूकोज मॉलिक्यूल के मिलने से बनता है। ये एक ही तरह का यूनिट से, एक ही तरह का शुगर मॉलिक्यूल के मिलने से बनता है, इसीलिए ये भी होमो पॉलीसैकेराइड है। एग्जैक्टली ग्लाइकोजेन भी होता है स्टूडेंट, ये सारे के सारे एक ही तरह के शुगर मॉलिक्यूल के मिलने से बनते हैं, इसलिए होमो पॉलीसैकेराइड है। लेकिन हेपारिन, हाइलुरोनिक एसिड और पेक्टिन अलग अलग टाइप के शुगर मॉलिक्यूल के मिलने से बनते हैं, इसीलिए ये हीट्रो पॉलीसैकेराइड कहते हैं। इतना डिटेल आपको जानने का जरूरत नहीं है, एग्जाम्पल तक याद कर लो, बहुत ही इतना, और होमो पॉलीसैकेराइड का एग्जाम्पल याद कर लो। अब स्टार्च वाला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। स्टार्च 2 टाइप के होते हैं, एक अमाइलोज और दूसरा अमाइलोपेक्टिन। तो दोनों में क्या डिफरेंस है उसको मैं अभी आपको समझा देता हूं। ओके स्टूडेंट, स्टार्च के 2 कंपोनेंट होते हैं, मतलब 2 कंपोनेंट जब आपस में कंबाइन करता है तब जाके स्टार्च मिलता है। तो स्टार्च के 2 कंपोनेंट कैसे हैं, जैसे पेरेंट्स के 2 कंपोनेंट होते हैं, क्या, एक सन और एक डॉटर। 24 आवर के 2 कंपोनेंट होते हैं, डे एंड नाइट। एक पॉइंट के 2 कंपोनेंट होते हैं, हेड एंड टेल। स्टार्च के 2 कंपोनेंट होते हैं, एक होता है अमाइलोज और एक होता है अमाइलोपेक्टिन। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा हुआ है कि दोनों में डिफरेंस क्या है। तो देखो, किसी भी स्टार्च में अमाइलोज का सिर्फ 20% पार्ट होता है और किसी भी स्टार्च में 80% पार्ट अमाइलोपेक्टिन का होता है। पॉइंट नंबर 2, अमाइलोज भी स्टार्च है, अमाइलोपेक्टिन भी स्टार्च ही है। तो अमाइलोज जो होता है वो लीनियर चेन पॉलीमर होता है अल्फा डी ग्लूकोज का। लीनियर चेन मैंने आपको बताया था पॉलीमर चैप्टर में। तो अल्फा डी ग्लूकोज का लीनियर चेन पॉलीमर होता है अमाइलोज, और अल्फा डी ग्लूकोज का ब्रांच चेन पॉलीमर होता है अमाइलोपेक्टिन। और लास्ट पॉइंट, ये अमाइलोज जो होता है वो वाटर सॉल्युबल होता है, और दूसरी तरफ अमाइलोपेक्टिन जो होता है वो वाटर इनसॉल्युबल होता है। तो इस तरह से स्टूडेंट मैंने आपका पॉलीसैकेराइड भी आपको खत्म करवा दिया। अब मैं आऊंगा रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर।
ओके स्टूडेंट्स, तो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगला टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि रिड्यूसिंग शुगर क्या होता है और नॉन रिड्यूसिंग शुगर क्या होता है। देखो, पहले बात को समझो। एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था टॉलेंस। इस कंपाउंड के बारे में मैं आपको अल्डिहाइड चैप्टर में डिटेल से पढ़ाऊंगा। अभी जो कह रहा हूं ध्यान से सुनो। एक साइंटिस्ट था, उसका नाम था टॉलेंस। वो क्या किया, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 और अमोनियम हाइड्रो ऑक्साइड दोनों को कंबाइन करके रिएक्ट करवा के एक कंपाउंड का फॉर्मेशन किया। कौन? टॉलेंस। किस किस को कंबाइन किया? सिल्वर नाइट्रेट और अमोनियम हाइड्रोक्साइड को। जब इन दोनों को कंबाइन किया तो एक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कुछ बना होगा, कुछ प्रोडक्ट के रूप में बना होगा। तो टॉलेंस एक कंपाउंड बनाया, उस कंपाउंड को वो अपने नाम पर दे दिया और उसी को कहा गया टॉलेंस रिएजेंट। कंपाउंड क्या है मैं बताता हूं। उसी तरीके से फेलिंग भी एक साइंटिस्ट था। फेलिंग भी एक साइंटिस्ट था। वो भी क्या किया कि CuSO4 कॉपर सल्फेट और NaOH विथ रॉसचेली सॉल्ट, कॉपर सल्फेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड का विथ रॉसचेली सॉल्ट। मैं सब पढ़ाऊंगा, अल्डिहाइड चैप्टर में सब पढ़ना है। अभी जो मैं बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनो, इतना कॉम्प्लिकेटेड बना के मत पढ़ो, इसको इजी बना के पढ़ो। फेलिंग क्या किया कि इन दोनों कंपाउंड को रिएक्ट करवा के एक नया प्रोडक्ट बनाया, एक नया कंपाउंड बनाया और उसको अपने नाम पर दे दिया। जैसे मान लो ना यार कि देखो, ये पेन का कैप है और ये पेन का आपका लिखने वाला पोर्शन है ना, मेन पोर्शन है। ये पेन का बाई प्रोडक्शन पेन का कैप है और ये पेन का पूरा बॉडी है। मैंने क्या किया, हेड को और बॉडी को कंबाइन कर दिया और नाम दे दिया पेन नाम दे दिया। उसी तरीके से क्या किया कि सिल्वर नाइट्रेट और अमोनियम हाइड्रोक्साइड को कंबाइन कर दिया और कंबाइन कौन किया? टॉलेंस। तो नाम क्या दे दिया? टॉलेंस रिएजेंट। उस तरीके से कॉपर सल्फेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड को कंबाइन कर दिया। कौन? फेलिंग। और कुछ बना के उस कंपाउंड को नाम दे दिया फेलिंग सॉल्यूशन। तो देखो स्टूडेंट, अगर आपको ये बात समझ में आया है तो आप यहां पहले ध्यान से देखो, रफ में बता रहा हूं। वैसा शुगर जो रिड्यूस कर सके, जो रिड्यूस करे किसको? टॉलेंस रिएजेंट को और फेलिंग सॉल्यूशन को। देखो नाम में ही इसका मतलब छुपा हुआ है। वो सभी शुगर के मॉलिक्यूल, वो सभी कार्बोहाइड्रेट जो रिड्यूस कर सके टॉलेंस रिएजेंट को और फेलिंग सॉल्यूशन को, उसे ही हम कहते हैं रिड्यूसिंग शुगर। फिर से बोल रहा हूं, सुनना। वैसे शुगर के मॉलिक्यूल या वैसे कार्बोहाइड्रेट जो टॉलेंस रिएजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन दोनों को रिड्यूस कर सके और खुद को ऑक्सीडाइज कर सके, वैसे शुगर को हम लोग रिड्यूसिंग शुगर कहते हैं। फिर से सुनो, ध्यान से सुनना। वैसे शुगर मॉलिक्यूल जो टॉलेंस रिएजेंट को, जो फेलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस कर सके और खुद को ऑक्सीडाइज कर सके, वैसे ही शुगर को, वैसे ही कार्बोहाइड्रेट को हम लोग रिड्यूसिंग शुगर कहते हैं। अब रिड्यूस कर सके उसका भी तुम मतलब समझो। देखो, इंक्रीज, इसको मतलब लिख रहा हूं इंक्रीज इन द पॉजिटिव वैल्यू, इंक्रीज इन द पॉजिटिव वैल्यू। अगर पॉजिटिव वैल्यू बढ़ते चला जा रहा है तो वो ऑक्सीडेशन हो रहा है। अगर रिएक्शन बताऊंगा तो उसका जरूरत पड़ेगा। और अगर पॉजिटिव में वैल्यू घट रहा है, पॉजिटिव वैल्यू जो है बच्चे वो डिक्रीज करते जा रहा है, वो घटते जा रहा है, तो समझ जाना रिडक्शन है। देखो, इसको मुझे मिटाना पड़ेगा, इसलिए इसको अपने दिमाग में रखना। अगर पॉजिटिव में वैल्यू बढ़ रहा है मतलब +1 से क्या हो जाए +2 हो जाए, या +1 से क्या हो जाए +3 हो जाए, +1 से क्या हो जाए +4 हो जाए, या फिर +2 से क्या हो जाए +3 +4 हो जाए, +3 से क्या हो जाए +4 +5 +6 हो जाए। मतलब पॉजिटिव में वैल्यू बढ़ते चला जाए तो ऑक्सीडेशन, और पॉजिटिव में वैल्यू घटते चला जाए तो उसी को रिडक्शन कहते हैं। और रिड्यूसिंग शुगर के बारे में क्या बोला? जो टॉलेंस और फेलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस कर सके और खुद को ऑक्सीडाइज कर सके, उसे कहेंगे हम लोग रिड्यूसिंग शुगर। अब स्टूडेंट, जो मैंने आपको बात अभी बताया उसी बात को मैं रिएक्शन से समझा देता हूं। मैं क्या बोला था? शुगर या कार्बोहाइड्रेट जो रिड्यूस कर सके किसको? टॉलेंस रिएजेंट को और फेलिंग सॉल्यूशन को। तो टॉलेंस और फेलिंग को तो रिड्यूस कर रहा है, तो खुद को क्या कर रहा है? ऑक्सीडाइज कर रहा है। और इसी बात को हम लोग यहां पर समझते हैं, ध्यान से देखना। देखो दोस्त, ये मैंने एक शुगर मॉलिक्यूल लिया जिसका नाम है ग्लूकोज, और टॉलेंस क्या किया? सिल्वर नाइट्रेट और अमोनियम हाइड्रोक्साइड दोनों को रिएक्ट करवाया और एक कंपाउंड बना दिया, और इसी का नाम टॉलेंस रिएजेंट है। इस कंपाउंड का नाम टॉलेंस रिएजेंट। ठीक है। अब अगर ये शुगर मॉलिक्यूल इसको रिड्यूस कर दिया तो ये शुगर कहलाएगा रिड्यूसिंग शुगर, और अगर ये शुगर मॉलिक्यूल इसको रिड्यूस नहीं कर सका तो ये कहलाएगा नॉन रिड्यूसिंग शुगर। इसको क्या करे? रिड्यूस करे, तो खुद को क्या करेगा? ऑक्सीडाइज। चलो देख लेते हैं अभी।
देखो जरा आप यहाँ पर इस शुगर मॉलिक्यूल में पहले ऑक्सीजन का नंबर, अल्डिहाइड में ऑक्सीजन का नंबर कितना है 1, इसमें देखो ऑक्सीजन का नंबर कितना है 2, ऑक्सीजन का नंबर क्या हो गया, बढ़ गया। ऑक्सीजन का नंबर बढ़ना को क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन, मतलब शुगर मॉलिक्यूल ने खुद का अपना ऑक्सीडेशन कर लिया है। और आओ स्टूडेंट, इसमें हम लोग जो मेटल सिल्वर है इसका हम लोग आपका ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर आपको निकालने आता होगा, सिल्वर का निकालना है तो इसका x मान लो, तो 2 इंटू एक्स, 2x हो गया, प्लस ये अमोनिया न्यूट्रल है, नेचर वाइज न्यूट्रल होता है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है तो 0, तो ये 2 इंटू 2 4 और 0 इंटू 4 क्या हो गया स्टूडेंट 0, प्लस ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज कितना होता है -2, तो 2 इंटू -2 कितना हो गया -4, हाइड्रोजन का कितना होता है +1, 2 इंटू 1 कितना हो गया 2, और इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो इक्वल टू क्या कर दो 0, इसको सॉल्व करते हैं तो 2x -4 और +2 कितना हो गया -2 इक्वल्स टू 0, x बराबर सॉल्व करोगे तो कितना आएगा +1। यहाँ पर सिल्वर का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है +1। कोई भी मेटल, चलो प्रोडक्ट साइड में, कोई भी मेटल अगर अकेले होता है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है 0। पॉजिटिव में वैल्यू बढ़ा कि घटा, पॉजिटिव में वैल्यू घट गया, और पॉजिटिव में वैल्यू घटना रिड्यूस हो जाना, इसी को क्या कहेंगे रिडक्शन। तो देखो इसका हो गया है, इस टॉलेंस रिएजेंट का हो गया है रिडक्शन। किसने करवाया है, इस शुगर मॉलिक्यूल ने करवाया है टॉलेंस रिएजेंट का रिडक्शन। कैसे मालूम चला कि रिडक्शन हुआ है, पहले मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 था, बाद में 0 हो गया, पॉजिटिव में वैल्यू घट गया, तो इसका मतलब था कि इसका रिडक्शन हुआ है। तो ये शुगर मॉलिक्यूल अपना करवाया ऑक्सीडेशन और इसका कर दिया रिडक्शन। इसका रिडक्शन कौन किया, ये शुगर मॉलिक्यूल किया, और तो बदले में ये इसका क्या किया, ऑक्सीडेशन किया। तो वैसे शुगर मॉलिक्यूल जो टॉलेंस रिएजेंट का रिडक्शन करवा दे और खुद अपना ऑक्सीडेशन करवा दे, वैसे शुगर मॉलिक्यूल को हम लोग कहते हैं रिड्यूसिंग शुगर। और वैसे शुगर मॉलिक्यूल जो टॉलेंस रिएजेंट का रिडक्शन नहीं करवाए, साथ ही साथ अपना ऑक्सीडेशन भी नहीं करवाए, तो ऐसे शुगर को हम लोग कहते हैं नॉन रिड्यूसिंग शुगर। जितने भी मोनोसैकेराइड हैं सब रिड्यूसिंग शुगर हैं, दूसरी तरफ जितने भी पॉलीसैकेराइड हैं सब नॉन रिड्यूसिंग शुगर हैं। अब आ गया बीच में ऑलिगोसैकेराइड। तो ऑलिगोसैकेराइड में आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से 3 एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, सुक्रोज, लैक्टोज और आपका माल्टोज। तो सुक्रोज को छोड़ दो, लैक्टोज और माल्टोज ये रिड्यूसिंग शुगर है, और सुक्रोज जो हो गया वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। सुन लो फिर से, मैं रिवाइज करा देता हूं। नाम में लिखा हुआ है ऐसे शुगर मॉलिक्यूल जो रिड्यूस करवाते हैं, किसको भाई, टॉलेंस रिएजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन को। जो भी शुगर का मॉलिक्यूल कार्बोहाइड्रेट रिड्यूस करवा देगा उसी शुगर को हम लोग कहेंगे रिड्यूसिंग शुगर, और जो टॉलेंस और फेलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस नहीं करवा सके उसे कहेंगे नॉन रिड्यूसिंग शुगर। अब कार्बोहाइड्रेट को मैं 3 पार्ट में बांटा था, मोनोसैकेराइड, ऑलिगोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। मोनोसैकेराइड रिड्यूसिंग शुगर में चला गया, पॉलीसैकेराइड नॉन रिड्यूसिंग शुगर में चला गया, बीच में कौन बचा आपका, ऑलिगोसैकेराइड। ऑलिगोसैकेराइड में कितना एग्जांपल था, 3, कौन कौन सा, सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज। सुक्रोज चला गया नॉन रिड्यूसिंग शुगर, और लैक्टोज और माल्टोज जो है रिड्यूसिंग शुगर है। तो बच्चे आप रिड्यूसिंग शुगर का 2 एग्जांपल याद रखना, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज रिड्यूसिंग शुगर का, और नॉन रिड्यूसिंग शुगर का 1 एग्जांपल तो जरूर याद रखना कि लैक्टोज इज द नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो ये रहा आपका रिड्यूसिंग शुगर और नॉन रिड्यूसिंग शुगर। और ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज वो मैं समझा देता हूं, कार्बोहाइड्रेट आपका खत्म हो जाएगा। तो आइए समझते हैं ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज क्या होता है।